टॉपिक अपना चल रहा था ब्लड ग्रुप या इसको बोल दें रुधिर समूह। कल इस पे हल्का सा चर्चा कर चुके थे अपने, आज दोबारा से अपने बात कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप या रुधिर समूह ये होता क्या चीज़ है, इसका निर्धारण कौन करता है, इसके खोजकर्ता कौन है, इसके हिसाब से बात करेंगे अपने। सबसे पहले देखिएगा खोजकर्ता कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, इसके बाद में इसका निर्धारण किसके कारण हो रहा है, तो अपने पढ़ते हैं आरबीसी जो है कि परत, इस परत को क्या बोलते हैं अपने, ग्लाइकोप्रोटीन। इस आरबीसी की परत ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसके ऊपर पाया जाता है प्रतिजिन, या इसको बोलते हैं ये एंटीजन इंग्लिश में। ये जो एंटीजन पाया जाता है इसके आधार पे अपना रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप जो है वो निर्धारित होता है। और ये जो एंटीजन है इसको ये डिवाइड करता है कि ए एंटीजन होता है, बी होता है और आरएच होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनमें से जो चीज उपस्थित है, यानी कि ये जो एंटीजन उपस्थित है उसी के आधार पर उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होता है। जो चीज उपस्थित होती है आरबीसी वाले भाग में उसे अपने बोलते हैं एंटीजन, और जो चीज उपस्थित होती है प्लाज्मा वाले भाग में, देखिएगा आरबीसी कहाँ है, कोशिका वाले भाग में है, और जो चीज प्लाज्मा वाले भाग में उपस्थित होती है उसे बोलते हैं अपने एंटीबॉडी। यानी कि इन दोनों में से जो चीज इधर आरबीसी की तरफ पाई जाएगी उसे अपने बोलेंगे एंटीजन, और इन दोनों में से जैसे मान लो ए आरबीसी की तरफ है तो इसका मतलब उस व्यक्ति का रुधिर समूह ए है, यानी कि उस व्यक्ति में ए क्या है, एंटीजन है, और बच क्या गया, अब ये बी जो है ये क्या है, उस व्यक्ति में एंटीबॉडी है। अब बताओ समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसके आधार पे ये ब्लड ग्रुप बनते हैं। तो इसकी मैं संरचना आपको दिखा रहा हूं। कल मैं बात कर रहा था जिसमें ए एंटीजन होता है उसकी संरचना जो है वो कुछ इस प्रकार से नजर आती है। बी जो होता है, अगर बी एंटीजन है तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से नजर आती है। इसका मैं चित्र लेके आया था आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये संरचना जो है ये किसकी है, ए। बी की अगर बात करें तो ठीक है, यानी कि ए बी की बात करें तो ये दोनों संरचना है, ओ की बात करें तो ये संरचना है। जो चीज उपस्थित है उसके हिसाब से बात कर रहा है, जो चीज उपस्थित है उसके हिसाब से तो क्या हो जाएगा, एंटीजन। और जो चीज उपस्थित कहाँ आरबीसी में है उसे तो बोल रहा है ये एंटीजन, और जो प्लाज्मा वाले भाग में है उसे बोल रहा है एंटीबॉडी। अब इधर देखना, एंटीबॉडी की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। मैंने कहा कि जिसमें ए एंटीजन होता है उसमें क्या होता है, बी एंटीबॉडी होता है, और बी एंटीबॉडी की शेप आप यहां पर देख पा रहे होंगे, और ए एंटीबॉडी की शेप आप, यानी कि ये शेप दोनों अलग अलग है, यानी कि ये इसमें अटके नहीं, ये इसके अंदर फिक्स ना हो। अगर ऐसा हो जाए यानी कि एक ही एंटीजन वाले व्यक्ति, जैसे मान लो ए एंटीजन है और उसमें एंटीबॉडी क्या होगा, बी। अब बी ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव वाले रक्त समूह वाले व्यक्ति को अगर बी एंटीबॉडी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, बी पॉजिटिव या नेगेटिव वाले रक्त वाला व्यक्ति जो उसका रक्त दे दिया जाए तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। उससे उसका रक्त क्या हो जाएगा, गाढ़ा चिपचिपा, जिससे कि रक्त नलिकाओं में रक्त जम जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके आधार पे ये ब्लड ग्रुप बनते हैं, वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इधर देखिएगा, अब मैं ये कहूं आप इसको समझना, आप बताना, अब तब मैं मानूंगा कि आप समझ चुके हो। अगर मैं कहूं कि किसी व्यक्ति में ए एंटीजन है तो इसका मतलब उसका रक्त समूह क्या है, उसका रक्त समूह क्या है, ए है, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। इसको नए पेज के हिसाब से देखते हैं अपने, ए
बी, ए बी और ओ। अपने ब्लड ग्रुप पूछे तो मेन होते हैं 4। ब्लड ग्रुप को आगे फिर 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि ए ग्रुप को 2 भागों में, बी ग्रुप को 2 भागों में। कुल ब्लड ग्रुप की बात करें तो होते हैं 8। ठीक है, मुख्य जो है वो क्या है, 4 ही हैं। इन 4 को फिर 2 भागों में आगे डिवाइड करते हैं तो 8 बन जाते हैं। तो अब ए है, इसका मतलब इसकी बात कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, उस ए ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन क्या है, ए है। ये तो मान गए आप, समझ में आ गई बात। इसमें एंटीबॉडी क्या है, हाँ, एंटीबॉडी को ये स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं, अब इसको थोड़ा सा देखिएगा इधर, इस ए को भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं, किसकी वजह से, RH फैक्टर की वजह से। अगर ए के साथ RH भी है तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका ब्लड समूह क्या, इधर नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे इसको। ये एंटीबॉडी तो, ये एंटीजन और एंटीबॉडी तो यही रहेगा, इधर लिख रहा हूं। अगर मैं कहूं कि किसी व्यक्ति के रक्त समूह में, निर्धारण के हिसाब से अगर मैं बात करूं, या आरबीसी की ग्लाइकोप्रोटीन जो है उस पे RH भी है और A भी है, ये दोनों एंटीजन हैं, तो उसका रक्त समूह जो है वो क्या होगा, A पॉजिटिव होगा। अगर अकेला A है तो वो क्या होगा, A नेगेटिव होगा। क्लियर। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। ब्लड ग्रुप बी जो है उसमें इसका मतलब एंटीजन तो क्या है, जो चीज यहां है वो बी। बी ग्रुप वाले ब्लड ग्रुप में एंटीजन तो है बी और एंटीबॉडी क्या है, ए। अगर मैं कहूं कि बी के साथ RH भी है तो इसका मतलब बी पॉजिटिव, और अकेला बी है इसका मतलब बी नेगेटिव। ए बी ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब इसमें एंटीजन क्या है, जो चीज है उसको लिखेंगे ए और बी दोनों क्या है, एंटीजन है। लेकिन एंटीबॉडी की बात करें तो ये कहेगा अनुपस्थित है, यानी कि नहीं है। इधर बात करें ओ की, अब इसमें कहेगा एंटीजन जो है, अब ए और बी में से कोई नहीं है, इसका मतलब एंटीजन नहीं है। इधर एंटीबॉडी की बात करें तो ए और बी दोनों ही क्या है, एंटीबॉडी। समझ में आई क्या बात। अब एक चीज और देखिएगा, ए बी के साथ RH भी है, इसका मतलब ए बी पॉजिटिव है और अकेला ए और बी तो ए बी नेगेटिव है। सिर्फ RH है, सॉरी RH पूरा लिख दूं, सिर्फ RH है तो इसका मतलब O पॉजिटिव, और कुछ भी नहीं है, ना A ना B ना RH, तो O नेगेटिव। O को आप समझिए 0, कुछ भी नहीं है, 0। ठीक है। और सबसे ज़्यादा वैसे तो रक्त समूह में अगर बात करें तो 70% लोग जो हैं उनमें O पॉजिटिव रक्त पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रक्त समूह है O पॉजिटिव। अब अपने बात करते हैं थोड़ा सा इसके आगे की, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं अपने। अब ये आपको नज़र आ रहा है, अब इसमें अपने बात कर रहे थे एंटीजन जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रोग के कारण जनरेट करते हैं। बात कर रहे थे शायद कल की क्लास में भी, कोई चीज़ अपने बाहर से भीतर प्रवेश करेगी शरीर में तो उसके प्रति लक्षण उत्पन्न करने का काम जो है वो एंटीजन का होता है। ठीक है, और एंटीबॉडी क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। समझ में आ रही है बात। ये बात मैं आपको बता चुका था। अब एक चीज और देखिएगा, एंटीजन जिसमें ज्यादा है और एंटीबॉडी किस में ज्यादा है, इस चीज को देखिएगा। जिसमें एंटीजन ज्यादा है वो क्या होंगे, ज्यादा रोगों को पहचान पाएंगे। समझ में आ रही है। और जिसमें एंटीबॉडी होगा वो ज्यादा रोगों से लड़ पाएंगे। इधर ग्रुप में देखिएगा एंटीबॉडी किस में ज्यादा है, ओ रक्त समूह, ओ पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों की बात हो रही है। ये जो व्यक्ति होते हैं ना, ये कम बीमार पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीमार नहीं पड़ते, कम पड़ते हैं। इसका मतलब इनका शरीर ज़्यादा लड़ने यानी कि प्रतिरक्षा करने में ज़्यादा सक्षम है। ठीक है, प्लस लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कि ये जो व्यक्ति होते हैं ना, वो सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, एलर्जी इनको ज़्यादा होती है। एलर्जी का मतलब थोड़ी घनी स्मेल आते हैं, छिंका छंका आनी, सेंट सुंट की, परफ्यूम की, उल्टी आनी, जी ग्रहण, यानी कि ये ज़्यादा है। ए बी वाले जो हैं, ए बी जिसका रक्त समूह है, उनको बीमारी लगने के बाद में पता ही नहीं है
मतलब प्रतिरक्षा तंत्र बाद में काम करता है, धीमे काम करता है, बीमार ज़्यादा रहते हैं। मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक? समझ गया? अब आप ग्रुप का हिसाब अंदाजा लगा लिए थे। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद में आता है कि भैया आप ये जो रक्त समूह है, इसमें जो RH वाली बात जो थी, इसके खोजकर्ता ये बाद में की गई थी। इस कार्ल लैंडस्टीनर के साथ विनर भी आ गया, तो आप इसे पढ़ेंगे विनर प्लस कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है? RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने की थी। और उधर रुधिर समूह की खोज की अगर बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर अकेला था, ठीक है? अब अपने बात करते हैं कि कौन व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है, कौन व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है। अगर इसकी बात करें तो इसको इधर देख लीजिए। पहले ये O पॉजिटिव है। अब ये O पॉजिटिव किस किस को रक्त दे सकता है, ये सारणी दे रखी है। जहां जहां पॉजिटिव है, जिस ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव लगा हुआ है, उस सबको रक्त दे सकता है, चाहे वो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव। ये आपके सामने। O नेगेटिव की बात करें तो O नेगेटिव में कुछ है ही नहीं, सभी रक्त समूह को रक्त दे सकता है। वो खून पानी है कि मैं रड़ा दो रड़ जाओ, ठीक है? कोई O नेगेटिव वाला हो तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है? रेयर ब्लड ग्रुप है, ये कम में होता है। उसके बाद में बात करें A पॉजिटिव, तो आप इसको देखिएगा। A पॉजिटिव को रक्त दे सकता है, AB पॉजिटिव को रक्त दे सकता है। जहां पर A और RH दोनों हैं वहां ही रक्त दे पाएगा ये, उसके अलावा रक्त नहीं दे पाएगा। ये दिया हुआ, ठीक है? A नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो A नेगेटिव किसको रक्त दे सकता है? तो जहां जहां A है वहां वहां। तो A कहां है? A पॉजिटिव में भी है। A नेगेटिव जो है वो A पॉजिटिव को रक्त दे सकता है, A नेगेटिव को रक्त दे सकता है, AB पॉजिटिव को रक्त दे सकता है, AB नेगेटिव को रक्त दे सकता है। ये आपके सामने। हाँ जी, पॉजिटिव नहीं दे सकता। पॉजिटिव का मतलब, मैं एक बार इसको समझिए, फिर मैं इसको अलग से समझाऊंगा। इतना मैं रांद कौन काटूं, मैं टेंशन ना लो। देखो एक बार इसको समझिए एक बार, फिर उसी बात पे आ रहा हूं मैं। समझ में आई यहां तक बात? अब B पॉजिटिव की मैं बात करूं कि B पॉजिटिव किसको रक्त दे सकेगा? तो जहां पर B है और RH है, RH का मतलब पॉजिटिव, तो B पॉजिटिव को रक्त दे सकता है और AB पॉजिटिव को रक्त दे सकता है, AB नेगेटिव को नहीं दे सकता। अब इधर देखिए, B नेगेटिव किसको रक्त दे सकता है? जहां B है वहां दे सकता है। तो B पॉजिटिव को भी रक्त दे सकता है, B नेगेटिव को भी रक्त दे सकता है, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव को रक्त दे सकता है। ये आपके सामने। AB किसे रक्त दे सकता है? AB पॉजिटिव किसे रक्त दे सकता है? तो AB पॉजिटिव जो है सिर्फ अपने ही ब्लड ग्रुप को, यानी कि AB पॉजिटिव को रक्त दे सकता है, वो आपके सामने। AB नेगेटिव किसे रक्त दे सकता है? तो ये दो ही ब्लड ग्रुप, वही अपने वाले ही, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव वाले को ही रक्त दे सकता है। ये आपके सामने। ये कहानी हुई कैसे, बना कैसे, इसको देख लो। इधर देखिएगा। अब मैं ये कहूं कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं A ब्लड ग्रुप की। अब A ब्लड ग्रुप में सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं A पॉजिटिव की। A पॉजिटिव जो है, इसके अंदर क्या है, इसको देखिएगा। A पॉजिटिव के अंदर क्या है? A, और इस पॉजिटिव का मतलब क्या है? RH। ये दो चीजें हैं। अब ये रक्त उसी को दे पाएगा, या तो ये उसमें दो चीजें हों, उसे ही रक्त दे पाएगा। अब ये दो चीजें कहां कहां देखने को मिलती है, इसको देखिए। A पॉजिटिव अपने वाले को तो दे ही पाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा B पॉजिटिव जो है, इसमें B आ गया, पॉजिटिव RH तो है। अब इसको देखिए इधर, RH तो इस RH के साथ मिक्स हो जाएगा, लेकिन ये A इसके साथ मिक्स नहीं हो सकता, इसीलिए इसे रक्त ये नहीं दे सकता। इसीलिए ये अभी देखिएगा AB पॉजिटिव, अब इसमें क्या है? A है, इस A के साथ ये A मिक्स हो जाएगा, और इसका मतलब RH है, इसके साथ ये RH मिक्स हो जाएगा। कहानी ये है, यहां से बना। B अगले के पास हो भले ही, अपने कोई नई चीज थोड़ी डाल रहे हैं।
आप इसको आप यूं समझिए, आपके पास एक हरा रंग है, एक पीला रंग है, एक लाल रंग है, मान लो, ठीक है। अब आप उन्हीं को ही तो ले सकते हो। कोई पीला रंग आया तो पीला पीले के साथ मिक्स कर दोगे, हरा आया तो हरा हरे के साथ मिक्स कर दोगे, दोनों आगे हरा और पीला तो दोनों के साथ मिक्स हो जाएंगे, तीनों आगे तो तीनों के साथ मिक्स हो जाएंगे। लेकिन उनसे अलग कोई चीज आ गई तो वो क्या मिक्स हो जाएंगे? तो जो चीज इधर देखिएगा, इधर इसके पास तीन चीज है, तीन चीज जरूर है, तीन रंग जरूर है मान लो, लेकिन इसको दे तो दो ही चीज रहा है, दो चीज दोनों चीजों में मिक्स हो जाएगी। आप इसको यूं मान के चलो, तीन बर्तन हैं आपके पास, समझ रहे हो, उन्हीं में ही आप भरपाई कर सकते हो। अब बात समझ में आएगी ये कहानी क्या है? तो इसके आधार पर अपने एक सारणी बनती है इधर, वो मैं आपको बता देता हूं, जो आपके नोट्स के हिसाब से बनी हुई है। नोट्स में जो लिखा हुआ है मैंने एक साथ लिख दिया, मैं अब यहां पर आपको अलग अलग बता रहा हूं जिससे कि आप इसको समझ सकें। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। इसी क्रम को दोबारा इधर लिखना, इसी क्रम को दोबारा इधर देखिए, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अरे कोई ये नई बात नहीं है, आप समझ रहे हो, कोई नई बात है। जो आपके नोट्स में सारणी है उसी को मैं थोड़ा सा विस्तृत करके समझा रहा हूं। उसमें एक ग्रुप को एक साथ लिख दिया, ए बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव दोनों को एक साथ लिख दिया। इसको थोड़ा सा देखिएगा। अब देखिए ए पॉजिटिव जो है, इधर अगर मैं बात करूं ए पॉजिटिव, क्या ए पॉजिटिव को रख दे सकता है? इसे रख दे सकता। क्या ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को रख दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि ए तो ए के साथ मिक्स हो जाएगा, लेकिन यहां RH है और यहां RH नहीं है, इसलिए रक्त नहीं दे सकता। इधर अगर मैं बात करूं तो यहां रक्त दे सकता है, इधर अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि ए के साथ मिक्स हो जाएगा, RH के साथ मिक्स हो जाएगा। इधर अगर मैं बात करूं तो, इधर अगर बात करूं तो, अब दोबारा से देखिएगा, ए नेगेटिव इसको, यानी कि ए के साथ मिक्स हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब RH इसमें है ही नहीं, तो इसे भी रक्त दे सकता है, इसे भी रक्त दे सकता है। कहानी समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो आप बताएंगे यस या नो? अब यस यहां पर किसने बोला? अब इधर देखिएगा, बी पॉजिटिव, यानी कि यहां पर इसको आप यूं समझिए, बी है और RH है, और इधर मैं बात करूं तो यहां पर सिर्फ अकेला बी है, RH नहीं है, नेगेटिव का मतलब नहीं है। वही बात है, कोरोना वायरस में अपने कोरोना पॉजिटिव या कोई रोग से अपने वो चीज उपस्थित है तो उसका मतलब पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। तो RH उपस्थित है तो इसके आगे साइन लगा दिया पॉजिटिव, RH उपस्थित नहीं है तो नेगेटिव। ठीक है, वही चीज है। हाँ, इधर बताइए। अब अब इसको देखिए ध्यान से, ए बी पॉजिटिव, यानी कि इसमें आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं, इधर देखिए, इसमें ए है, बी है और RH तीनों चीज है। तो क्या ये ए तो ए के साथ मिक्स हो जाएगा?
बी जो है वो कहां जाएगा, आर एच के साथ मिक्स हो जाएगा, लेकिन बी कहां जाएगा, इसीलिए अरे एक तो गीत गाना हुआ ना लुगाइया बन पिड्डो दे दे ठोडी का हाथ लगा दे पाऊँ यहाँ ठा कौन लगे कि कुण बोलन लग रहे कुण कौन बोलन ला रहे हो भाई हेर मार है भाई यहाँ कर बोक रहे भी एक आधी रागली काट है दूसरी भी यही होटल आवा है। अगर समझ में आया है तो यस नो जो भी यहाँ हो रहा है बताइए, अगर समझ में नहीं आया है तो कम कम पूछ लियो। मन यहाँ लगा सारा यहाँ बताने ला रहे जाने वाली सही है भी सारा समझ में आ गया इतना। देखिए ये चीज़ अगर समझ में आती है तो बहुत आसान है, और नहीं आती है तो फिर आसान नहीं है। ठीक है, इधर देखिए वापस से ए बी नेगेटिव जो है, ठीक है, अब जहां जहां पॉजिटिव है वहां वहां, अब ओ पॉजिटिव का मतलब है सिर्फ इसमें आर एच है, तो जहां जहां आर एच है, जहां जहां प्लस का निशान है वहां वहां यस बाकी नो। ठीक है, अब इसमें कुछ है ही नहीं, ना ए है ना आर एच है ना बी है, तो ये सभी जगह कॉपी पेस्ट कर दो बस। इसी सारणी को, इसी चीज को ही ये बताया हुआ था। आई तो बात छोटी सी। आवाज नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप क्या क्या प्रश्न है, थोड़ा जोर हूं बोलियो। ये देखो, ए आपका प्रश्न है कि ए बी पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को रक्त क्यों नहीं दे सकता, ये प्रश्न है आपका। तो इसको देखिए, ए बी पॉजिटिव जो है इसमें ए बी और आर एच तीनों चीज है, और ए पॉजिटिव जो है उसमें ए है और आर एच है। ये चीज बाहर से अपने अंदर आ रही है, ये इसके साथ मिक्स हो जाएगी क्योंकि सेम चीज है। ये चीज आ रही है, ये इसके साथ मिक्स हो जाएगी क्योंकि सेम चीज है। लेकिन बी ये कहां जाएगा, ये अगर अपने शरीर में डाल दिया, इसका मतलब इधर देखना, आप क्या कर रहे हो, ए बी पॉजिटिव वाला रक्त दे रहे हो किसे, ए पॉजिटिव वाले को, ए पॉजिटिव वाले को रक्त दे रहे हो, इसका मतलब ए इसमें एंटीजन है, इसमें ए ब्लड ग्रुप वाले में, आवाज नहीं सुनिए बस, और इसमें इसी ए पॉजिटिव वाले में एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी क्या है, बी, जिसको अपने स्मॉल लेटर में लिख रहे थे बी। एक जैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते। अब ये जो बी एंटीबॉडी है ना, अगर ये डाल दिया ना तो ये बी एंटीजन और ये बी एंटीबॉडी आपस में चिपक जाएंगे और रक्त का थक्का बन जाएगा, रक्त नलिकाओं में जम जाएगा। कहानी ये है। क्या प्रश्न है आप बताइए, फिर मैं आप। बी नेगेटिव है। हाँ, बी नेगेटिव जो है वो बी ए बी पॉजिटिव ने देना ला रहे। हाँ, बी अंदर भी तो ए रहना ला रहे। अरे आप समझे नहीं, अब ये बी नेगेटिव वाला है, अगर सुनिए आवाज नहीं, ए बी पॉजिटिव वाले को रक्त दे रहा है, आप ये कह रहे हो, इसका मतलब बी नेगेटिव वाले के पास सिर्फ क्या है, उसके रक्त में बी एंटीजन है, बी है। अब इसको अपने इसके अंदर मिक्स करेंगे तो बी बी के साथ मिक्स हो जाएगा, बस बात खत्म। ये चीज उसके शरीर में पहले से ये अंदर नहीं, देखिए जो चीज अपने शरीर में है उसको तो अपना शरीर सेट कर ही रहा है, बाहर से भिन्न चीज नहीं डालनी, बाहर से वही चीज डालनी है जो शरीर में है, जो रक्त में है। मैं ये बता रहा हूं, इस चीज को ये समझिए कि इस ए पॉजिटिव वाले की बात करें तो इसमें ए और आर एच दोनों हैं, तो आप इसमें सिर्फ दो ही चीज डाल सकते हो, या तो एक अकेला ए डाल सकते हो, या अकेला इसमें आर एच डाल सकते हो, या इसमें ए और आर एच दोनों डाल सकते हो, बस। इसके अलावा कोई चीज नहीं डाल सकते आप। समझ में आ रही है क्या बात? मन लगा कोई चीज साबुन थे, देखो भी साबुन, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये है अपना ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब इसको अगर देखें ना, इधर इधर हिसाब से देखें
तो इधर से लिखें तो दाता, भी इसके हिसाब से देखें तो, और ऊपर के हिसाब से देखें तो ग्राही, ठीक है ना, भी कौन किससे रक्त ले सकता है, कौन किसे रक्त दे सकता है। अब आप इसको देख लीजिए, अपने पढ़ रहे थे, ये चीज पढ़ रहे थे अपने कि भी ब्लड ग्रुप जो है उसमें अपने बात पढ़ रहे थे स्रवदाता, ठीक है ना, स्रवदाता। इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूं वापस से, और वो जो इसी के पास लिख रहा हूं, अब समझ में आएगी बात। स्रवदाता, स्रवदाता कहते हैं अपने ओ रक्त समूह, लेकिन ओ समूह में भी दो है, ओ पॉजिटिव है और ओ नेगेटिव है। ऑप्शन में दोनों आ जाए तो ओ नेगेटिव, क्योंकि इधर देखना जहां ओ लिखा है, कहां लिखा है, ये रहा। ओ पॉजिटिव जो है वो सिर्फ इसी ग्रुप को दे सकता है, लेकिन ओ नेगेटिव जो है वो, समझ में आ रही है बात, ये चीज है। एक बात आती है सर्वग्राही, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर इंग्लिश में, ठीक है, कोई इंग्लिश का है तो। सर्वग्राही, इसका मतलब कौन सा रक्त समूह सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है, तो इसको ए बी रक्त समूह जो है उसे बोलेंगे ये सर्वग्राही। लेकिन ए बी में भी दो चीजें हैं, ए बी पॉजिटिव है और ए बी नेगेटिव है, ठीक है। तो अब इसमें सर्वग्राही कौन होगा, ए बी पॉजिटिव। अब इसको ए बी पॉजिटिव को आप देखेंगे ना, तो ए बी पॉजिटिव जो है वो सभी से रक्त ले सकता है। अब इधर देखिएगा, आपके समझ में आएगी ये बातें। ये ओ से भी रक्त ले रहा है, ओ पॉजिटिव से भी ले रहा है, ओ नेगेटिव से भी ले रहा है, ए पॉजिटिव से भी ले रहा है, ए नेगेटिव से भी ले रहा है, बी पॉजिटिव से भी ले रहा है, बी नेगेटिव से भी ले रहा है। समझ में आ गई कहानी? अब आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद में एक और सारणी है आपके संतान, संतान में रक्त समूह, यानी कि जो माता पिता है उनके ब्लड ग्रुप से बच्चे में ब्लड ग्रुप क्या आएगा, उसकी संभावना क्या है। तो इसके पीछे 5 नियम काम करते हैं। जो इस सारणी के नीचे 5 नियम दिए हुए हैं, वो नियम काम करते हैं। पहला नियम आप बता दीजिए, उसके हिसाब से ही मैं बात कर लूंगा। चलो, ए इंटू बी क्या लिखा है, सभी ग्रुप। ओ को छोड़कर सभी। अदर ये लिख दूंगा। ये लिखा है 7 नहीं हो सकते। अब इसको देखिएगा, 5वां नियम है सेम सेम, ओ और सेम सेम। ये कहानी क्या चीज़ है, इसको देख लीजिए। सेम SEME है, मैं लिखूं सेम ही हूँ, स्पेलिंग बना हुआ है, ठीक है। हाँ, बताशा कहियान टाइम पर बताशा। चलो इधर देखो, समय आने दो। ए बी ये कह रहा है सभी ग्रुप होंगे। अब इसका मतलब माता और पिता दोनों में, चाहे माता का ए हो और पिता का क्या हो, बी हो। अब पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात नहीं हो रही, चाहे माता में ए पॉजिटिव हो या ए नेगेटिव हो, पिता में चाहे बी पॉजिटिव हो या बी नेगेटिव हो। या इसको आप यूं समझ लें, फिक्स मत कर देना, इसको यूं समझ लें, चाहे माता में बी ग्रुप हो और पिता में ए ग्रुप हो।
अब इन दोनों की जो संतान है उसमें कौन सा रक्त समूह आएगा, ये कह रहा है सभी ग्रुप आएंगे। सभी ग्रुप आएंगे का मतलब इसमें ए ग्रुप भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है। ये कह रहा है। इस नियम पे चलेगा सारा काम, इनको याद रखना है आपको। ये पहला नियम क्लियर हुआ। दूसरे पे बात करते हैं ए बी और अदर। अब ए बी और अदर का मतलब यहां पर वही बात, माता के अगर मैं बात कर लूं बी ए बी है, कोई कहेगा सर अगर पिता का ए बी हो तो बात एक ही है। मैंने आपको यहां पर समझा दी बात भी, माता या पिता में से एक का क्या हो ब्लड ग्रुप ए बी और दूसरा क्या हो अदर। अदर का मतलब यहां पर ओ नहीं है, ओ के अलावा जो ग्रुप रह गए। देखिएगा, देखो ए बी और ओ यहां पर आया हुआ है, ये अलग नियम है। इसको थोड़ा ये समझिए। ए बी, मान लो कि माता या पिता में से एक का ए बी रक्त है और माता या पिता में से एक का रक्त जो है या तो ए है या बी है, ओ को छोड़ करके। अगर ये है तो इसके संतान में रक्त समूह क्या होगा, ये कह रहा है ओ को छोड़ करके सभी ग्रुप। ओ को छोड़ करके सभी ग्रुप कौन कौन से हैं, ए बी और ए बी। ये नियम काम करेगा। तीसरा नियम आता है ओ और अदर, यानी कि ओ ग्रुप माता के अंदर ओ है या पिता के अंदर ओ है, एक ही बात है भाई, ठीक है। और अदर का मतलब अब फिर ए बी को छोड़ करके, क्योंकि ओ और ए बी आया हुआ है यहां पे, ओ और इनटू मैं लिख रहा हूं ए है या बी है। अगर माता पिता में से ये अगर रक्त समूह है तो उसके संतान में रक्त समूह क्या होगा, तो ये कह रहा है ओ और अदर। ओ और अदर का मतलब इधर देखिएगा, ओ आएगा ही आएगा और जो अदर यानी कि जो ब्लड ग्रुप है वो आएगा। कहने का मतलब अगर इसको समझना, अगर माता में ओ है और पिता में ए है तो ये ओ भी आएगा और ए भी आएगा उसके संतान में। अगर माता में ओ है और पिता में ए ना होकर के बी है तो ये आएगा ओ और बी। ये कह रहा है। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये यहां तक बात आ गई क्या। उसके बाद में ओ और ए बी। अब इसको समझ लीजिए, ये पहला नियम, ये दूसरा नियम, ये तीसरा नियम, ये चौथा नियम, ठीक है। ओ और ए बी है, अगर मान लो माता में ओ या पिता में ओ और माता या पिता इनमें से एक में ए बी, तो ये कह रहा है सात नहीं हो सकते। सात नहीं हो सकते का मतलब इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो ग्रुप बच गया वो आएगा। अब ओ और ए बी तो आ गया, बाकी क्या बच गया, ए बी, यही आएगा। और इसका उदाहरण मैं हूं, आपको उदाहरण भी दे देता हूं। वाइफ का ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो ओ नेगेटिव है, सॉरी ओ पॉजिटिव है। और बड़ी बेटी है वो ए पॉजिटिव, छोटी बेटी वो बी पॉजिटिव। कहने का मतलब ओ, मैं बता रहा हूं, उदाहरण बता रहा हूं आपको। ओ और ए बी जो है ये जब साथ में आएंगे तो ना तो ओ आएगा उसकी संतान है ब्लड ग्रुप और ना ही ए बी आएगा, बाकी जो आएगा वो आएगा। ये कह रहा है नियम, ये कहता है। समझ में आ गई बात। लास्ट देखिए, सेम सेम मतलब सेम सेम और ए ओ सॉरी ओ। इसका मतलब जैसे मान लो पांचवा नियम ये कहता है जैसे माता का भी ए पिता का भी ए, तो ये क्या कहेगा, ए और ओ। माता का भी बी पिता का भी बी, तो ये क्या कहेगा, बी और ओ। सेम सेम होने पे जो सेम है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस ओ भी आएगा। ये नियम कह रहा है। अब बताओ कोई दिक्कत है, समझ गए। अरे समझ गए कि समझ गया, ठीक। अब इधर बात करते हैं। अब एक चीज और आती है यहां पर, एक रोग है हाँ जी, हाँ दोनों ओ हो तो सिर्फ ओ ही आएगा, ठीक है। ये लो, एक रोग है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पिता जो है वो RH पॉजिटिव हो। RH पॉजिटिव का मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या हो, पॉजिटिव हो, चाहे वो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव।
और माता जो है वो RH नेगेटिव हो, चाहे वो A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव या O नेगेटिव। तो ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, उनकी दूसरी संतान जो है उसकी जन्म से पूर्व या जन्म के समय मृत्यु हो जाती है। इस रोग को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इस रोग से बचने के लिए मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। जब भी प्रेगनेंसी होती है, सबसे पहले जब जाते हैं ना चेकअप के लिए, तो सबसे पहले माता और पिता, एक फाइल बना हुआ है डॉक्टर, और माता और पिता का ब्लड ग्रुप उस पर पहले लिखा जाता है कि माता का ब्लड ग्रुप क्या है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, वो इसी के लिए लिखा जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है भी, ये पहली संतान जब होती है ना, मतलब कहने का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, RH पॉजिटिव का मतलब RH जिसमें है, यानी कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव या O पॉजिटिव, ये तो हो पिता। और माता की अगर बात करें तो वो क्या हो, RH नेगेटिव, यानी कि RH उसमें उपस्थित ना हो, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव या O नेगेटिव। पहली संतान के समय इनको कोई दिक्कत नहीं आती है। पहली संतान के बाद में दूसरी संतान पहली संतान जब होती है तो उस समय इनकी गर्भनाल जो होती है माता की, वो संक्रमित हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, दूसरी संतान के समय उस बच्चा भ्रूण अवस्था में जब होता है, पेट में जब होता है, तो उसकी रक्त नलिकाओं में रक्त का थक्का बन जाता है, जम जाता है और वो मर जाता है। कई बार आपने ऐसे मामले सुने होंगे, बच्चा जन्म से पहले ही रक्त नलिकाओं में रक्त जमने की वजह से मर गया, या उसका जन्म लेते ही जैसे ही वो गर्भनाल से अलग होता है, उसकी रक्त नलिकाओं में रक्त जम जाता है और वो बच्चा जो है वो मर जाता है। इससे बचने के लिए इंजेक्शन लगता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो रक्त समूह इसीलिए देखते हैं कि अगर ऐसी स्थिति है, कुंडली ना मिलाई करो, आप मिलाई करो, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति होने पे पहली संतान के 24 घंटे के भीतर क्या होगा, एक इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे कि ये गर्भनाल संक्रमित ना हो और दूसरी संतान जो है वो अच्छे से हो सके, उसमें ये दिक्कत ना आए, ये रोग ना हो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग ना हो। ठीक है। एक शब्द और है यहां पर, सगुणन। क्या है रे सगुणन? ये जो अपने एंटीजन हैं, ये अपने ही दुश्मन बन जाए, व्यक्ति जाए तो जाए कहां, जब अपने ही दुश्मन बन जाए। यानी कि एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी को खत्म कर दे, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, रक्त चिपचिपा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, रक्त नलिका में जम जाएगा। इसे बोलते हैं क्लोटिंग, थक्का बनना। रक्त नलिकाओं में थक्का बन जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक। अब आप ब्लड ग्रुप समझ गए होंगे। अब ब्लड ग्रुप से संबंधित कोई बात नहीं बची होगी मेरे हिसाब से। तो ब्लड ग्रुप पूरा हुआ। इससे संबंधित कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए बहुत आसान है अगर आप समझ गए हैं तो, अगर नहीं समझे हैं तो बहुत मुश्किल। ठीक है, समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? ठीक। देखिए एक बार आगे जाने के बाद में वापस सिलेबस जब घूम के आएगा तभी वहां पर आएंगे। आपको कोई समस्या है तो मैसेज कर सकते हैं या क्लास में वैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूं। नेक्स्ट है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र। अभी तक जो अपने पढ़ रहे थे, अभी तक सिर्फ अंग के बारे में ही पढ़ रहे थे। कहने का मतलब कोशिका जो अपने देखी, कोशिका एक यूनिट थी, इकाई थी, उसको अपने देखा। कोशिका के बाद में अपनों देखा उत्तक, कोशिका के समूह से बना उत्तक। उत्तक ने निर्माण किया अंग का, और अंग से बने अंगतंत्र, सिस्टम। भाई वो सिस्टम है, सिस्टम पाड़ देंगे। वो सिस्टम जो होता है वो अकेले व्यक्ति का नहीं होता, एक अकेले बंदे का नहीं हो सकता। सिस्टम पाड़ेगा तो कई जना मिलके ही पाड़ेगा। ठीक है, अब बात यहाँ कह सके कि अभी सिस्टम मेरो है, मैं यहाँ करती हूँ, सिस्टम हिला दूँ, वह हिला दूँ, मासूम शर्मा। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगी फिर मैं थोड़ा सा
तो इसमें सिस्टम कोई सज्जा खब्बा दायां बायां हाथ तो वही है बांगा, तो बांगी वजह में तो सिस्टम चल रहा है, एक अकेला सिस्टम नहीं घुमा सकता। ठीक है, ठीक वैसे ही ये तंत्र का मतलब सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, इसका मतलब इसमें बहुत सारे अंग जो हैं वो मिलकर के एक अंग तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। अभी अपने रक्त पढ़ लिया, रक्त भी इसमें काम करता है। अगर मैं कहूं रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो किन किन अंगों से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि इस रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या क्या चीजें काम करती है, तो इसका पहले सबसे पहला भाग, सबसे पहली बात जो है वो आती है हृदय। सबसे जरूरी बात जो है वो हृदय है। अपना हार्ट, हृदय जो है वो रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है। हृदय पंप किसे करेगा जी? पंप करेगा जी रक्त को, ब्लड को। अब ब्लड को पंप करेगा तो ये तो है नहीं कि डायरेक्ट बारिश कर दे सभी अंगों पे, यानी कि उसे चाहिएगी रक्त नलिका, यानी कि उसे रक्त नलिका चाहिएगी, वेसल्स, पाइप, रक्त वाहिनियां चाहिएगी, जिसकी पाइप के माध्यम से, उस वाहिनियों के माध्यम से वो क्या कर पाए, रक्त को सभी अंगों तक पहुंचा पाए। और ये जो रक्त वाहिनियां जो है, इसको ये दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक करते हैं धमनी, एक काम करते हैं शीरा, और इसके अलावा एक तीसरी बात यहां पर और आती है, केशिकाएं। कहने का मतलब अपना रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, ये सिस्टम जो है, इनसे मिलकर के बनता है अपना रक्त परिसंचरण तंत्र। आपसे सीधा पूछ ले, जैसे श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? फेफड़े। रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग क्या है? हृदय। बाकी इसके सहायक अंग। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? किडनी। अब समझ में आई बात? अब बात करते हैं इधर। रक्त अपने पढ़ चुके हैं, हृदय से बात स्टार्ट करते हैं। रक्त तो पढ़ चुके हैं अपने, बना कैसे है, क्या कुछ होता है, सारा पढ़ लिया। बात करते हैं अपने हृदय से। पहले हृदय का थोड़ा सा चित्र देख लो भैया, आपके नोट्स में भी दिया हुआ है वैसे, लेकिन इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अपना हृदय जो है वो ऐसा होता है, ठीक है ना। ये चित्र मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अपने हृदय कुछ अलग ही बना करके चलते हैं, ठीक है। अपना हृदय जो है वो ऐसा होता है, इसलिए दिखा रहा हूं। अब इसमें देखिएगा ऊपर के जो भाग हैं, देखिए मैं दायां बायां बाद में बात करूंगा, दाएं बाएं में थोड़ा कंफ्यूजिंग होती है, धीरे धीरे मतलब थोड़ी थोड़ी दवाई देना था। ऊपर वाले भाग जो हैं इसे, यानी कि ये ऊपर वाले भाग जो आपको नजर आ रहे हैं, इसे बोलेगा ये आलिंद, न से पहले आता है, आर्ट्रियम इंग्लिश में। नीचे वाले जो भाग हैं इसे बोलेगा निल्य, वेंट्रिकल इंग्लिश में अगर बात करें तो। समझ में आ गई बात? भी आलिंद क्या है और निल्य क्या है। तो अपना हृदय जो होता है उसमें 4 भाग होते हैं। एक 2013 की भर्ती परीक्षा जो थी, जिसका मैं हूं, उस भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया था, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। चैम्बर बोल दें, भाग बोल दें, कोष्ठक बोल दें, एक ही बात है, 4। ऊपर वाले 2 भाग जो हैं वो क्या कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं। और नीचे वाले 2 भाग जो हैं वो क्या कहलाते हैं? निल्य कहलाते हैं, ठीक है। अब और बात सुनिए, आलिंद का काम है, अभी मैं शुद्ध अशुद्ध की बात ही नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। आलिंद का काम है रक्त को प्राप्त करना। क्या काम है आलिंद का? रक्त को प्राप्त करना। मैं शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं कर रहा, अभी शुद्ध क्या है बाद में दिमाग लगाएंगे। निल्य का काम क्या है? रक्त को पंप करना। आलिंद का काम क्या है? रक्त को प्राप्त करना। और निल्य का काम क्या है? रक्त को पंप करना। अब बात करते हैं कि हृदय होता कहां है, हृदय की स्थिति क्या है, उससे सारी चीजें ये क्लियर होगी। हृदय होता कहां है? अब एनाटॉमी में तो यही है कि हृदय बना कैसे है, कहां पर स्थित है, कितना वजन है, वो बात मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखिएगा अपना हृदय जो है, इसको मैं अगर मैं बात करूं, अपने जो फेफड़े होते हैं ऐसे, वो ना करें मुंह है, ठीक है। अपना जो फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों के बीच में यहां पर हृदय होता है, ठीक है, इधर, ठीक। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा। हृदय जो है
अपने आगे वाली जो हड्डी है जहां से पंसली आकर के जुड़ रही है इसे बोलते हैं स्टर्नम। पीछे वाली हड्डी है बैकबोन, जिसको अपने बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। हृदय जो है स्टर्नम से पीछे, सुनिएगा पहले फिर समझ में आएगी बातें, रीढ़ की हड्डी से आगे 2 नंबर की पंसली से लेकर के 6 नंबर की पंसली तक दोनों फेफड़ों के बीच में एक नाम आता है। यहां पर इस दोनों फेफड़ों के बीच की जगह को बोलते हैं मेडियोस्टेनम। मेडियोस्टेनम में स्थित होता है। तो मैं लिख रहा हूं, स्टर्नम के पीछे मेरुदंड के आगे 2 नंबर से लेकर के 6 या 7 तक भी कई हृदय बढ़िया हुआ है, ठीक है। हाँ, बड़े दिल वाले होते हैं। ठीक है, 2 से 6 नंबर की पंसली तक स्थित होता है हृदय। दोनों फेफड़ों के बीच और दोनों फेफड़ों के बीच की जगह को क्या बोल रहा है ये? मेडियोस्टेनम। इस मेडियोस्टेनम में स्थित होता है हृदय। अब जो हृदय जो है इस मेडियोस्टेनम में जब स्थित होता है तो ये क्या करता है, इस फेफड़े जिस ओर मैंने इसको बनाया है ये कौन सा हुआ? देखिए एनाटॉमी जब भी आप पढ़ेंगे, जैसे भूगोल आप जब भी पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं ऊपर क्या होता है? उत्तर, नीचे पढ़ते हैं दक्षिण, पूर्व, ये पढ़ते हैं आप। एनाटॉमी जब भी आप पढ़ेंगे तो जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं उसके हिसाब से दाएं बाएं पढ़िएगा। ये बायां है, ये दायां, बायां बेकार सिंह, लेफ्ट डायो, ठीक है, दायां दारा सिंह, राइट जीवणो सज्जो। समझ में आ गई बात? तो मैं ये बात कहूं कि ये फेफड़ा कौन सा है? बायां। तो हृदय जो है वो बाएं फेफड़े में एक गड्ढे का निर्माण करता है, यानी कि ये यहां पर इसके अंदर थोड़ा सा खांच बना देता है, गड्ढा बना देता है। इसीलिए जब अपने श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो अपने ये पढ़ेंगे कि बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े के अपेक्षाकृत छोटा होता है, क्योंकि इसे ज्यादा फैलने का स्थान नहीं देता हृदय। तो ये जो खांच या गड्ढा बनाता है उसे बोलते हैं कार्डियक नोच। खड्डो नहीं, गड्ढा, ठीक है, नहीं खड्डो लिख दिया मैंने, गड्ढा। अब ठीक है, हृदय के द्वारा बनाया गया गड्ढा कहां बना रहा है? बाएं फेफड़े। अब एक चीज और देखिए, हृदय कहां स्थित है? दाईं और बाईं और कहां? हृदय जो है वो मध्य में स्थित होता है गुरुजी, अलग ही बात कर दी। हृदय जो है वो मध्य में स्थित होता है। इसको ये से देखिएगा, ये अपनी मान लो स्टर्नम है, ठीक है, इसके साथ आकर के पंसलियां लग रही है पीछे से ऐसे। इसके बाद में ये 2 ऐसे होती है, ठीक है। ये जो अपने स्टर्नम है, हृदय जो है यहां से ही स्टार्ट होता है। हृदय स्थित मध्य में ही होता है, लेकिन हृदय का 70 से 80% हिस्सा जो है वो ज्यादातर इस ओर चला जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि हृदय जो है बाईं ओर होता है, यानी कि हृदय यहां से ऐसे स्थित होता है। तो ये जो मैं इसका ऐसे डिवाइडेशन करूं ना, तो 70 से 80% हिस्सा तो क्या है? बाईं ओर आ जाता है, ठीक है। तो 20 से 30% हिस्सा जो है वो दाईं ओर रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि हृदय जो है बाईं ओर स्थित है। होता ये मध्य में ही है, लेकिन ज्यादातर भाग, इसको देखिएगा, इधर वाला भाग आपको बड़ा भाग नजर आ रहा है, तो इसको ऐसे डिवाइड करते हैं ना ऐसे, तो ये कह रहा है कि इतना सा भाग आपका मध्य में, सेंटर में नजर आएगा, और ज्यादा भाग जो है वो बाईं ओर होता है। इसीलिए बोलते हैं कि हृदय जो है अपना वो बाईं ओर होता है। क्लियर? तो इसकी बातों को समझ गए होंगे भी हृदय स्थित कहां होता है, ये चीज समझ गए। कहां होता है? रीढ़ की हड्डी से आगे है,
स्टर्नम हड्डी के पीछे है, पंसलियों से घिरा हुआ है, 2 नंबर की पंसली से लेकर के 6 नंबर की पंसली के बीच में स्थित है, और कहाँ, बाईं ओर। दूसरा, इसमें दोनों फेफड़ों के बीच की जगह जिसको आपने बोला मेडियोस्टेनम में स्थित होता है, और ये जो हृदय जहाँ पर फेफड़े में रह रहा है वहाँ पर एक गड्ढे नुमा आकृति का निर्माण करता है, उसे बोलते हैं कार्डियक नोच या हृदय खांच, हिंदी में हृदय खांच बोलते हैं इसको। ठीक है, ये तो है इसकी स्थिति। अभी स्थिति क्लियर हुई कहाँ होता है। अब आपने स्थिति के बारे में बात करते हैं इसकी संरचना पे, भी बनता कैसे है, होता क्या है। बना हुआ कैसे, तो इसी को अपने ये पढ़ रहे हैं अपने ऐसे, इस प्रकार से आपको थोड़ा सा इसको देखना है। ये हृदय, तो संरचना के हिसाब से इसका नाम आता है कि ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसका आकार जो है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये लगभग 13 सेंटीमीटर होता है। ये कह रहा है हृदय जो है अपना। दूसरा, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ा थोड़ा दवाई बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। अभी तक तो सरल सरल बातें थी, हल्की हल्की दवाई बढ़ रही है। पहले इसमें देखिएगा, हृदय का जो बाहरी आवरण है, बाहरी भाग है, इस बाहरी भाग को ये बोल रहा है, इसको देखिएगा, ये जो परत आपको नजर आ रही है, ये बाहरी पतली परत, बाहरी परत जो है इसे बोलता है पेरिकार्डियम। हृदय जो है वो पेरिकार्डियम परत के अंदर रहता है, यानी कि पेरिकार्डियम हृदय के बाहर का आवरण जो है उसे क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम। क्लियर। अब देखिए दूसरी भाग, ये चीज, ये जो चीज नजर आ रही है, ये चीज पेरिकार्डियम के बाद में बीच वाला भाग मायोकार्डियम। मायोकार्डियम ये जो अंदर की बात कर रहा है, जिसमें अंदर के ये भाग बने हुए हैं, इसे बोलेगा ये एंडोकार्डियम। हृदय जो है वो 3 परतों से बना हुआ है, और किस मांसपेशी से बना हुआ है हृदय, कार्डियक मांसपेशी का बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूं, समझ गए होंगे आप। हाँ बरो, हाँ ठीक है। मांसपेशी कौन सी है, कार्डियक मांसपेशी है, ये कार्डियक मांसपेशी है। एक तो ये याद रखेंगे, और ये मैं लिख रहा हूं बाहरी आवरण, बाहरी आवरण जो है इसे बोलेगा ये पेरिकार्डियम। ठीक है, मध्य आवरण जो है, मैं से मायो, मैं से मिडल, मध्य में, याद रख लेना। अब सारी बात तो किया बताऊं मैं, किया याद रखूं, ठीक है। ठीक है, अब ये जो पेरिकार्डियम है इसको भी ये 2 भागों में डिवाइड कर देता है। मैं फिर कह रहा हूं धीरे धीरे दवाई बढ़ रही है, ठीक है, हाँ धीरे धीरे। विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम। कुछ नहीं है, ये बाहरी परत जो है उसके सबसे बाहर वाले भाग की बात कर रहा है, और बाहरी परत जो है उसके अंदर वाले भाग की बात कर रहा है। ये जो पेरिकार्डियम जो है ये सबसे बाहरी आवरण है, इसको आप विशेष रूप से, ये 3 नाम आप विशेष रूप से याद रखेंगे। आपका एक प्रश्न आ सकता है, संभावनाएं होती है यहाँ पर, हृदय का सबसे बाहरी आवरण, मध्य आवरण, या आपको यूं कहें कि हृदय की जो मांसपेशियां यानी कि आलिंद और निल्य जो काम कर रहे हैं वो किस भाग में हैं।
तो बाहरी परत में तो है नहीं, मायोकार्डियम में जाकर के हैं वो। तो ये भी ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही है बात? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे ये बातें समझ में आएंगी। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इसको अलग अलग कलर के हिसाब से। मैं सबसे बाहरी परत की अगर मैं बात करूंगा तो उसे क्या बोलेगा? ये पेरिकार्डियम बोलेगा। उसके बाद में दूसरी परत की अगर मैं बात करूंगा उसे क्या बोलेगा? ये मायोकार्डियम बोलेगा। और सबसे अंदरूनी भाग की अगर बात करेंगे तो इसे क्या बोलेगा? ये एंडोकार्डियम बोलेगा। क्लियर? ठीक, यहां तक ये तो है इसकी बनावट कैसी है वो। अब इसमें एक चीज और रह गई, धीरे धीरे रह मना धीरे सब कुछ होए। इसको देखिएगा, ये जो है ये इसे बोलते हैं सेप्टम। हृदय को दो भागों में बांटने का काम सेप्टम मांसपेशी के द्वारा किया जाता है। श्रवण की कहानी पढ़ी है? हांडी का दो पाल्टा खीर बनी कौन बनी बाचिस पढ़ा। ठीक वही है, हृदय के अंदर दो भागों में डिवाइड, हृदय को दो भागों में डिवाइड कौन कर रहा है? सेप्टम कर रहा है। ठीक है, अब ये आपसे पूछ ले, सरल प्रश्न पूछेगा तो वो पूछेगा कि हृदय को दो दाएं और बाएं भाग में डिवाइड करने का काम कौन सी मांसपेशी का है? तो आपको बताना है सेप्टम का। अब वो घुमा करके प्रश्न पूछेगा, हृदय में रुधिर मिश्रण को यानी कि अशुद्ध और शुद्ध रक्त को मिलने से कौन बचाता है? समझ में आ गई बात? भी रुधिर मिश्रण, इसका मुख्य कार्य क्या है? रुधिर मिश्रण को रोकना, यानी कि अशुद्ध रुधिर अलग रहे, शुद्ध रुधिर अलग रहे, ये काम है इसका। अब आपसे पूछ ले कि मुख्य काम क्या है, तो पहला ऑप्शन हो कि हृदय को दो भागों में बांटना। बांटो क्या खातर है? समझ में आ रही है बात? वो बताना है आपको। ठीक है, अब बात आगे थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। अब मैं इधर वाले बात, अब थोड़ी सी देखा देखी होगी और रिश्ता की बात आगे चला है। इधर वाले भाग की बात करूं तो ये क्या है? बायां। और इधर वाले भाग की बात करूं तो दायां। क्लियर है? चलिए बस अब इसको देखिएगा अलग से। 5-7 बारी हृदय पढ़ाऊंगा, इतना हृदय समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने पढ़ रहे थे कि इधर वाला भाग क्या है? बायां या दायां? और इधर वाला भाग क्या है? दायां। अब आप ये बताइए कि हृदय किस ओर है? बाईं ओर। तो आप याद रखिएगा, जिस ओर हृदय है उस ओर शुद्ध रक्त है। क्या याद रखोगे? जिस ओर हृदय है उस ओर शुद्ध रक्त है। शुद्ध का मतलब यहां पर ऑक्सीजनित से है, यानी कि उस रक्त में ऑक्सीजन है, यानी कि वो रक्त फेफड़ों से आया है। आप ये याद रखें। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब अपने बात कर रहे थे कि ऊपर वाले दो भाग जो हैं वो क्या कहलाते हैं? आलिंद। मैं ऊपर वाले दोनों भाग पे लिख रहा हूं आलिंद, और नीचे वाले दोनों भाग क्या कहलाते हैं? निल्य। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो इधर मैं बात करूं कि ये आलिंद कौन सा? ये निल्य कौन सा? ये आलिंद कौन सा? बता दोगे? कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखिएगा। अपने रक्त परिसंचरण तंत्र जो है उसकी इस प्रारंभिक अवस्था अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा होती है, कहने का मतलब आप ये देखिएगा, इधर यहां पर अपने फेफड़े हैं। ये जो फेफड़े हैं, अब मैं ऊपर लिख जरूर रहा हूं लेकिन है तो इसके पास में ही, चित्र में तो मैंने बता ही दिया था आपको। ठीक होगा? है तो ये यहां है, यहां ये है, लेकिन मैं ऊपर इसलिए बना रहा हूं कि जहां से मैं रक्त इसमें भेज सकूं, आपको दिखा सकूं कि रक्त यहां आ रहा है। ठीक है, रक्त का क्रम जो होता है वो ये होता है। इसको देखिएगा, अपने पढ़ा कि रक्त बनता कहां है? थाने के लगान मावे को नहीं किशो सारो बता सी रक्त बनता कहां, और रक्त बनने की प्रक्रिया का क्या नाम है? बता देगा? बता रहे हो दवा दब बता। हाँ, बोन मेरो में बनता है, ये तो बता दिया। और निर्माण की प्रक्रिया थाने के लगान को नहीं बताओ रहे आपने?
हीमेटोपोएसिस कहलाती है। ठीक है ना, तो ना पढ़ो, अगर ऑप्शन आया तो टिक कर दी वहां पर, बोली जाए को नहीं, याद भी रखो इसको। ठीक है, हीमेटोपोएसिस कहलाती है। अब अपने ये पढ़ा था कि बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में रक्त बनेगा, तो सबसे पहले भ्रूण अवस्था में जब रक्त बनेगा तो रक्त वो आएगा, रक्त जो आएगा, तो मैंने आपको कहा कि अशुद्ध रक्त कहाँ है और शुद्ध रक्त कहाँ है? शुद्ध तो है जिस और हृदय, तो मैं ये लिख दूं शुद्ध और इधर लिख दूं मैं अशुद्ध। अब देखिएगा, शुद्ध का मतलब है इस रक्त में क्या है? ऑक्सीजन है, और अशुद्ध का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है। ठीक, इसको बोलते हैं ऑक्सीजनित रक्त, इसको कार्बन डाइऑक्सीजनित रक्त। ठीक, अब इसको देखिएगा, रक्त जब बना अपने अंगों में, या अपने अंगों में रक्त जब जाता है वहां पर उससे अपने जो भी चीजें काम में लेना होता है काम में ले लेते हैं, वापस उस रासायनिक अभिक्रिया के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और अंगों से वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस रक्त लेकर के आता है। यानी कि अंगों से जब भी रक्त आएगा हृदय में, वो रक्त कैसा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होगा, अशुद्ध रक्त होगा। ये किसको छोड़ करके? फेफड़े को छोड़, फेफड़े भी तो अंग है। फेफड़ों से जब भी रक्त हृदय में आएगा तो वो रक्त कौन सा होगा? शुद्ध होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, अपने आप ये सारी पहले याद हो जाएगी आपको। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले अपने रक्त बनता है, वो बनता कहां पर है? बोन मेरो, यानी कि इन हड्डियों से रक्त जाएगा सबसे पहले किस पर? अब ये वहां से अंगों से आ रहा है, फेफड़े को छोड़कर किसी भी अंग से जब रक्त आ रहा है तो वो रक्त आएगा, अशुद्ध है, तो अशुद्ध रक्त किधर लिख रहा है आपने? तो यहां सबसे पहले रक्त आएगा यहां पर। समझ में आ गई बात? इसका मतलब मैंने आपको बताया कि आलिंद का काम है रक्त को प्राप्त करना, अंगों से आ गया इसके पास, इसने प्राप्त कर लिया। अब ये आलिंद से रक्त आ जाएगा इसी के नीचे वाले भाग में, यानी कि दाएं निल्य में। अब दायां निल्य जो है, इस यानी कि निल्य का काम है पंप करना। अब निल्य इसको पंप कर देगा फेफड़ों में। अब ये रक्त चला जाएगा फेफड़ों में, यहां पर ऑक्सीजन मिल जाएगी इसको, यानी कि मैं इसको अलग अलग लिखूं, इधर देखिएगा, यहां जो रक्त आया वो अंग से आया, अशुद्ध रक्त आया, तो मैं इसको अलग कलर से ही दर्शा देता हूं। ये अंग से जो रक्त आ रहा है वो अशुद्ध रक्त है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि यहां से अशुद्ध रक्त वो दाएं निल्य में, और दाएं निल्य से अशुद्ध रक्त जो है फेफड़ों में चला जाएगा। अब यहां से अगर बात करें, रक्त जो है वो ऑक्सीजनित हो जाएगा। रक्त ऑक्सीजनित जो हो जाएगा वो इस फेफड़ों से कहां आएगा? कौन सा आलिंद है ये? बाएं आलिंद में आएगा। बाएं आलिंद से ये रक्त कहां आएगा? बाएं निल्य में आएगा। बायां निल्य जो है, यहां से ये रक्त कहां जाएगा? शुद्ध तो यहीं से चल पड़ा, ये जहां से लाल निशान चल पड़ा ये शुद्ध है। जहां नीला है इसका मतलब ऑक्सीजनित नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है। तो शिराएं जब दिखती है, ये ऊपरी त्वचा पर शिराएं होती है जो नीली नीली सी अपने को नजर आती है, इसलिए नीलो कलर यूज करिए हमें। ठीक है, इसके पीछे भी तो काम है। हाँ, और अपने ऐसे आप ऐसे करोगे ना, इसको आप थोड़ा सा ऐसे करोगे तो यहाँ पर मोटी मोटी नसें आपको नजर आएगी त्वचा के नीचे निचली सतह पे। तो ये मोटी नाड़ियां दिख रही, धमनी है, धमनी जो की है बंगमा है शुद्ध रक्त, वो लाल होती है। ठीक है, चलो अब आओ इधर। हाँ, आ इकट्ठा है। ठीक है ना, वो बूंदिया सिक हुआ जगह बूंदिया सिक है, मजाक मजाक में यहाँ मार लिया नहीं ब्लेड। शिराओं पे कट लगने, ऊपरी सतह पे पाई जाती है शिराएं। शिराओं में रक्त का प्रवाह कम होता है, रक्त का प्रेशर उतना नहीं होता। ठीक है, धमनियों में ब्लड प्रेशर, रक्त का प्रेशर ज्यादा होता है। धमनियों के कटने पे रक्त का थक्का बनने में समय लगता है, या उसको रक्त का थक्का बनने के लिए टांके लगाने पड़ते हैं। तो मित्रों, जो कि आप ब्लेड लगाओ नहीं ऊपर ताई तो फिर ही ठीक है, फोटो फाटो भेज के काम चला लो। ठीक है, अंदर तक लाग गिर धमनी कट की नीचे तो यहां समझिए बल्ब फ्यूज ही लो। ठीक है, अब इधर आओ वापस से इसको देखिएगा।
ये प्रक्रिया जो है आपसे पूछ ले कि रक्त सबसे पहले हृदय के किस भाग में आता है, तो आप क्या बताएंगे? रक्त सबसे पहले दाएं आलिंद में आता है, जो कि क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, जो कि कहां से आ रहा है? अंगों से आ रहा है। इस अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और इस दाएं आलिंद के बाद में यहां पर एक वाल्व लगा होता है। इसको चित्र में इसमें देख लीजिए, ये ठीक है, इसको बोलते हैं ये ट्राइकस्पिड वाल्व, 3 पल्लों वाला दरवाजा। हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिवलनीय कपाट, इंग्लिश में ट्राइकस्पिड वाल्व। यानी कि दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ किस में पहुंच रहा है? दाएं नील्य में पहुंचता है। अब ये भी ध्यान रखिएगा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व पाया कहां जाता है? तो आप बताएंगे दाएं आलिंद और दाएं नील्य के मध्य पाया जाता है। लेकिन ऑप्शन दे दे दाएं आलिंद में, दाएं नील्य में, तब क्या बताओगे? दाएं आलिंद का ही भाग है ये, दाएं आलिंद की ही ये नीचे वाली दीवार है, इसी पे पाया जा रहा है ये वाल्व। तो ये दाएं आलिंद के अंदर पाया जा रहा है, जो किसके मध्य लगा हुआ है? दाएं आलिंद और दाएं नील्य के मध्य लगा हुआ है ट्राइकस्पिड वाल्व। यहां से होता हुआ रक्त पहुंचेगा दाएं नील्य। क्लियर? अब दायां नील्य जो है वो इसे पंप करेगा, दायां नील्य इसे पंप करके पहुंचाएगा कहां पर? फेफड़ों। फेफड़ों में ये हो जाएगा ऑक्सीजनित यानी कि शुद्ध रक्त। अब ऑक्सीजनित होकर के वो रक्त पहुंचेगा कहां पर? अपने बाएं आलिंद में। यानी कि आपसे पूछे कि शुद्ध रक्त कौन प्राप्त करता है, जैसे ही शब्द आए प्राप्त, तो समझिएगा आलिंद की बात कर रहा है। फिर अपने चर्चा करेंगे कि दायां कर रहा है या बायां कर रहा है। तो शुद्ध की बात करें तो बायां बता देना, अशुद्ध की बात करें तो दायां बता देना। आपसे पूछ ले कि रक्त को पंप कौन करता है, तो आप कहेंगे क्या? नील्य। लेकिन अगर आपसे पूछे कि शुद्ध रक्त को कौन पंप कर रहा है या अशुद्ध रक्त को कौन पंप कर रहा है, तो जिस ओर शुद्ध रक्त है बाईं ओर, तो बायां नील्य शुद्ध रक्त को पंप करेगा और दायां नील्य अशुद्ध रक्त को पंप करेगा। क्लियर? चलिए बतावा, देखो एक बार। अब जो ये जो रक्त आया फेफड़ों से ऑक्सीजनेट कहां पर आया? बाएं आलिंद में आया। बाएं आलिंद के मध्य यानी कि बाएं आलिंद की सतह पर बाएं आलिंद और बाएं नील्य के मध्य एक वाल्व पाया जाता है, जिसे बोलते हैं माइट्रल वाल्व, जिसे बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व भी, जिसे बोलते हैं द्विवलनीय कपाट भी। एक ही बात लिख दूंगा, मैं अलग से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक। अब ये जो शुद्ध रक्त है वो शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से, अब बायां दायां करता करके बाएं आलिंद से बाएं नील्य में प्रवेश करता है माइट्रल वाल्व के द्वारा, और बायां नील्य जो है इसे पंप कर देता है अंगों में। क्लियर? अब बात करते हैं इधर देखो, यहां पर दायां आलिंद है ये, ठीक है। इस दायां आलिंद जो है यहां पर रक्त जो आता है वो 2 भागों से आता है। 2 भागों से अपने पढ़ रहे थे, हृदय से ऊपर वाले अंगों को क्या बोला? सुपीरियर। हृदय से नीचे वाले अंगों को क्या बोला? इंफीरियर। तो इधर देखो वापस से उसी में फोटो में देखो, आपके समझ में आएगी कहानी। कितने गई पप्पी ने गई? इसको देख लीजिए, ये कह रहा है कि यहां पर जब रक्त आएगा वो 2 भागों से आएगा। ये 2 भाग हैं, ठीक है। ये 2 भाग मिलकर के, ये देखिए सुपीरियर वेना कावा लिखा हुआ है, इंफीरियर भी कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा, इसके पीछे होगा, लिखा नहीं है। ये 2 भागों से मिलकर के सुपीरियर वेना कावा यानी कि हृदय से ऊपर वाले अंग, उनसे जो रक्त लेकर आ रही है वो लिखा, प्लस हृदय से जो नीचे वाले अंग हैं उससे जो रक्त लेकर के आ रही है उसे बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा। दोनों मिलकर के इस आलिंद में रक्त को डालेगी, उसे बोलेंगे वेना कावा यानी कि महाशिरा। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊपरी शिरा। हृदय से नीचे से अंग
जो है उनसे रक्त लेके आएगी, उसे बोलेंगे निचली शिरा। दोनों को मिला करके, कहने का मतलब अपने घरों से छोटी छोटी नालियां निकलती है, उसके बाद में एक सीवरेज बन जाता है बड़ा, छोटी छोटी नालियां गंदे पानी की, वो शिरा है। शिरा मिलकर के ऊपर के अंग जो है उनके अंदर एक पाइप में बड़े नाले में डालती है, उसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कवा, यानी कि ऊपरी शिरा। फिर नीचे वाले अंग जो हैं वो निचली शिरा में डालते हैं। अब वो दोनों मिलकर के अब शहर से बाहर बड़ा नाला बन जाता है, उसे बोलते हैं महाशिरा। तो ठीक वैसे ही यहां पर महाशिरा, इससे रक्त यहां पर पहुंच गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक। अब ये जो रक्त है वो बाएं आलिंद से, सॉरी दाएं आलिंद से रक्त कहां प्रवेश किया है? दाएं नील्य में। और वाल्व क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व, इससे होता हुआ प्रवेश किया दाएं नील्य में। दायां नील्य जो है यहां पर भी एक पाइप निकलती है, इसे बोलते हैं ये पुलोमनरी या फफूसीय धमनी। अब एक चीज और बता दूं शिरा और धमनी के बारे में पहले, तब ये ज्यादा समझ में आएगी। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त होता है और शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न अगर सही करने हैं तो हृदय में जो भी पाइप आएगी ना, हृदय में जो पाइप आएगी यानी कि रक्त को लेकर के आएगी ना, वो हमेशा शिरा होगी बस। और हृदय से जो पाइप निकलेगी ना, यानी कि रक्त को दूर लेके जाएगी हृदय से, वो हमेशा शिरा होगी, सॉरी धमनी होगी। ठीक है, तो ये चीज, दो चीजें याद रखिएगा, आपको समझ में आएगी। अब मैं बात कर रहा हूं, अब आप बोल रहे हैं ना रक्त सर पता नहीं निकलता, ये इसके हृदय के पीछे है, इसलिए नजर नहीं आ रहा। इसके पीछे पाइप लगी हुई है, इसको यहां समझिएगा। देखिए, ठीक है, इधर देखिए बात। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। ये जो अंग है, इन अंगों से अशुद्ध रक्त चला है यहां पर, इसका मतलब CO2 जनित रक्त है। यहां से अंग जो है, एक तो रक्त आया यहां से जो हृदय से नीचे है, इसलिए इनको नीचे रखा। एक आया जो हृदय से ऊपर है, इसको बोला इन्होंने निचली शिरा, और ये है ऊपरी शिरा। इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, इसको बोलते हैं ये सुपीरियर वेना कावा। ये दोनों इसमें गिरने से पहले आपस में मिल जाती है, इसे बोलते हैं ये महाशिरा। ठीक है, अब यहां से रक्त पहुंच गया है आपका दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद के बाद में ये जो वाल्व लगा हुआ है, इस वाल्व को बोलते हैं ये ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। अब जहां जहां भी वाल्व शब्द आए, वाल्व शब्द काफी आएंगे आगे, हाँ एनाटॉमी में जहां जहां वाल्व शब्द आए तो समझ लेना एक तरफा रास्ता है, वन वे है, वापस नहीं जा सकते, आगे ही बढ़ना पड़ेगा। वाल्व का मतलब आप इसको यूं समझिए, चूहे पकड़ने के लिए जो पिंजरा होता है, उसमें जो पत्ता लगा होता है ना, चूहा उस पर जंप किया, चूहा अंदर, वापस पत्ता ऊपर, अब वो वापस उसकी तरफ नहीं आ सकता। ठीक वैसे ही ये वाल्व है। यहां से रक्त का प्रेशर जब पड़ेगा तो ये वाल्व ऐसे खुल जाएंगे, जिसकी वजह से रक्त यहां आ जाएगा और ये वापस से बंद हो जाएंगे। लब डब की आवाज आवे नहीं, क्या नहीं, अब तेरे खतर तड़का है, ये है, ये आवाज जो आती है वो इन्हीं के खुलने और बंद होने की, कपाट के खुलने और बंद होने की आवाज है, लब डब। ठीक, यहां से रक्त जो है वो यहां पहुंच गया है दाएं नील्य में, किसके माध्यम से होता हुआ? ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ। अब ये जो दायां नील्य है, यहां पर एक पाइप निकलती है, इसे बोलते हैं ये फफूसीय धमनी। मैंने कहा हृदय से जो निकलेगी उस पाइप को बोलेंगे धमनी, धमनी आएगी उसे बोलेंगे शिरा। अब देखिएगा क्यों चाहिए, इसकी भी बात बताऊंगा मैं अभी। ये जो पाइप है, इस पाइप को बोलते हैं ये फफूसीय, फफूसीय धमनी। अब इसको थोड़ा सा देखिए, ये अपवाद है। फफूसीय का मतलब होता है फेफड़ों को जाने वाली, फफूस का मतलब होता है फेफड़े। फेफड़े जो हैं इसको अपने बोलते हैं फफूस। ठीक है, यानी कि ये वो पाइप है जो रक्त को लेकर के जा रही है फेफड़ों में, फेफड़ों से भी रक्त लेके आएंगे, इस पाइप को भी फफूसीय बोलेंगे।
ठीक है, फेफड़ों को जाने वाली और फेफड़ों से आने वाली दोनों को फुफ्फुसिया बोलेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरीज। अरे सुन लो, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी इसका अपवाद है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा इसका अपवाद है जिसमें शुद्ध रक्त होता है। धमनियां जो है वो ज्यादा मजबूत है अपेक्षाकृत शिरा के। धमनियां जो है वो उनके अंदर का व्यास बड़ा है अपेक्षाकृत शिराओं के। अब इसको आप यूं समझिए, मैं सरल भाषा में उदाहरण देख रहा हूं। सटका पानी लगाएड़ो है, ट्यूबवेल लगे तो सटको बंद है, वो मजबूत चाहिए, आगे भले नरम चाल जाए। कहने का मतलब जब हृदय से रक्त निकल रहा है, हृदय ही तो इसे पंप कर रहा है। घरे पानी वाली पाइप है, टूंटी के आगे लगावा, मोटर चलावा तो बट्ठत के आगे बांधा तकड़ी भी प्रेशर के साथ वो फेंक देगो या पार देगो पाइप ने, वहां मजबूती चाहिए। यानी कि ये हृदय से जब भी पाइप निकलेगी ना, यानी कि हृदय इसको क्या कर रहा है, पंप कर रहा है ना, तो इसको इस पाइप की मजबूती चाहिए। इसीलिए हृदय से निकलने वाली पाइप हमेशा धमनी होगी। धमनी शिराओं के अपेक्षाकृत लचीली, फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से ये पाटती नहीं है, फटती नहीं है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, मजबूत है, अपेक्षाकृत व्यास में शिराओं से बड़ी है। समझ में आ गई बात? यहां से एक पाइप निकली जिसको फेफड़ों में इसने अशुद्ध रक्त को दिया और इसको बोला इन्होंने फुफ्फुसीय धमनी, यानी कि ये अपवाद है, इसमें अशुद्ध रक्त है, बाकी सभी धमनियों में क्या है, शुद्ध रक्त। अब फेफड़ों में क्या है, ऑक्सीजनित हो गया रक्त, और यहां से रक्त आता है आपके कहां पर, बायां आलिंद में। और ये रक्त जो लेकर के आता है, यानी कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लेकर के आएगी। देखिए हृदय में आएगी वो शिरा, हृदय से जाएगी वो धमनी। शिरा तो है लेकिन आ कहां से रही है, फेफड़ों से, इसलिए इसके आगे लगा दो फुफ्फुसीय शिरा, बस बात खत्म। फुफ्फुसीय शिरा, इसको बोलेंगे इंग्लिश में पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, धमनी को आर्टरीज बोलते हैं ये, और शिराओं को ये वेन्स बोलते हैं। इंग्लिश में, इंग्लिश वाला है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में लेकर के आया कौन, फुफ्फुसीय शिरा, जिसमें कि शुद्ध रक्त है। शिराओं में हमेशा क्या होता है, अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा इसका अपवाद है जिसमें शुद्ध रक्त होता है, जो किसके मध्य पाई जाएगी, फेफड़ों और हृदय के मध्य पाई जाती है। ठीक है, या फेफड़े और बाएं आलिंद के मध्य पाई जाती है। इसके बाद में ये रक्त जो है एक वाल्व से होता हुआ, इस वाल्व का नाम अपनों ने दिया क्या, यहां वाल्व है, इसे बोला बाइकस्पिड वाल्व, इसे बोलते हैं अपने द्विवर्णीय कपाट, और इसे ही बोलते हैं अपने माइट्रल वाल्व। शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ प्रवेश करता है बाएं निल्य में, और ये जो बायां निल्य जो है, यहां से एक पाइप निकलती है, इसे बोलते हैं अपने महाधमनी। ये मुख्य पाइप है, इसको बोल रहा है ये महाधमनी। अब ये महाधमनी जो है, इसमें रक्त प्रवेश करेगा। महाधमनी आगे छोटी छोटी धमनियों में बटी होती है। इसको समझने के लिए आप यूं समझ लीजिए, अपने जो घर में पानी की टंकी है, वहां से पानी आने के लिए एक मेन पाइप उतारते हैं पहले, वो है महाधमनी। उसके बाद में एक कोई बाथरूम में, एक किचन में, कोई कहीं अलग अलग गई, वो है धमनी। ठीक है, अब ये महाधमनी जो है आगे अलग अलग पाइप में बटी हुई है, इनको बोलते हैं अपने धमनी। धमनी जो है वो रक्त दे देगी अंगों को। अंगों को जब रक्त देगी, अंगों में छोटी छोटी पाइप्स होती है, यानी कि एक छोटी छोटी रक्त नलिका होती है, इसे बोलते हैं केशिकाएं।
ये केशिकाएं जो हैं वो पात्र, वो छोटी रक्त नलिकाएं हैं जो ये एक बॉर्डर है, इसको आप यूं समझिए भी यहां से शुद्ध आ रहा है, यहां अशुद्ध है, तो मैं ये कह दूं इधर शुद्ध है इसके और इधर अशुद्ध है। ये बीच का जो बॉर्डर है इसमें तो शुद्ध और अशुद्ध दोनों है, बीच से इधर शुद्ध, इससे इधर अशुद्ध, तो ये बीच वाला भाग दोनों। तो इसको देखिएगा, ये केशिकाएं जो होती है वो अंगों में सबसे छोटे स्थान जहां पर रक्त दिया जा रहा है वहां पर पाई जाती है, और इन केशिकाओं में शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों हैं। लेकिन केशिकाएं क्या करती है, अशुद्ध रक्त को, यानी वहां से क्या करती है, अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करती है। केशिकाएं अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके केशिकाएं बनाती है शीरा। केशिकाएं इकट्ठा हो करके शिराओं को रक्त दे देगी। शिराएं जो है वो जाकर के मिलेगी निचली शिरा में, ऊपर वाले अंगों वाली शिराएं मिलेगी जाकर के ऊपरी शिरा में, वो जाकर के इसमें गिरने से पहले बन जाएगी महाशिरा, बन गई महाशिरा। ठीक है, तो ये हृदय का चक्र है, ये ऐसे चलता है। समझ में आई कुछ बात? कुछ बातें समझ में आई होंगी। चलो आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इसको और आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अब इसको देखिएगा, ये जो भाग है ये कौन सा भाग है, बायां आलिंद। बायां आलिंद रक्त को प्राप्त कर रहा है कहां से, फेफड़ों से। फिर बायां निल्य जो है ये पंप कर रहा है किस रक्त को, शुद्ध रक्त को। कहां कर रहा है, अंगों। अब यहां पर अंगों से रक्त को प्राप्त है, शुद्ध रक्त को कौन कर रहा है, दायां आलिंद। और फिर दायां निल्य जो है वो अशुद्ध रक्त को पंप कहां कर रहा है, फेफड़े। ठीक है, अब आप बताइए कि प्राप्त करने में ज्यादा ताकत चाहिए या पंप करने में ज्यादा ताकत चाहिए, पंप करने में ज्यादा ताकत चाहिए। तो आप यहां पर ये पूछ ले आपसे कि हृदय का इन चारों भागों में सबसे मजबूत भाग, सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ठीक है, तो अब देखिएगा आलिंद तो है ही नहीं क्योंकि वो प्राप्त कर रहा है, निल्य मजबूत होगा क्योंकि वो पंप कर रहा है। अब निल्य में भी एक तो देखिएगा इस भाग को तो पूरे अंगों में, जैसे मान लो हृदय से पूरे अंगूठे तक पंप करना पड़ रहा है, और इसे यानी कि इस दाएं निल्य को सिर्फ फेफड़ों में ही पंप करना पड़ रहा है, और फेफड़ों के बीच में ही तो अपने हृदय की बात की कि हृदय जो है वो यही तो है, तो सारा ही सप्लाई करनी है। इसका मतलब इन दोनों में सबसे मजबूत कौन, बायां निल्य। तो आप इसको क्रम अनुसार लिख देना, इसको मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4, ये क्रम है इसको। इन चारों भागों में सबसे मजबूत भाग जो है वो आपका बायां निल्य, दूसरा दायां निल्य। अब इनको देखिए, ये 3 और 4 क्यों हुए, ये तो सिर्फ फेफड़ों से रक्त प्राप्त कर रहा है बायां आलिंद, लेकिन ये दायां आलिंद जो है वो सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को प्राप्त कर रहा है। सिर्फ एक अंग से रक्त को प्राप्त करना और सभी अंगों से रक्त को प्राप्त करने में फर्क तो होगा। समझ में आ गई बात? तो ये ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, हाँ अब थोड़ा सा और आगे चलते, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। अभी तक जो समझाया इसी को और समझिए। मैं क्रम बता रहा हूं, क्रम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपना हृदय जो है वो रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग है। अपने बात करते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो अपना मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। दोहरा का मतलब अपना हृदय जो है वो 2 बार पंप करता है, एक बार शुद्ध रक्त को और एक बार अशुद्ध रक्त। ठीक है, अब क्रम जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है आपका दाएं आलिंद से। सबसे पहले अंगों से, ये जो आपके सामने लिखा हुआ उसको मैं क्रम अनुसार बता रहा हूं। सबसे पहले अंगों से अशुद्ध रक्त जो है वो हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचता है। दाएं आलिंद के किस भाग में, दाएं आलिंद का जो नीचे वाला भाग है वहां पर वाल्व लगा हुआ है, ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनीय कपाट, यानी कि दाएं आलिंद से रक्त जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ दाएं निल्य में पहुंचता है। दायां निल्य जो है, यहां दाएं निल्य से एक पाइप निकलती है जिसे बोलते हैं ये फफूसीय धमनी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज। इस फफूसीय धमनी जो है इसके मुख पर भी एक, यहां से जो पाइप निकल रही है, कहां, हाँ यही है, यहां से ये जो पाइप निकल रही है इसके मुख पे भी एक वाल्व लगा होता है, इसे बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व।
इस सेमिलुनार वाल्व को बोल देते हैं अर्धचंद्राकार वाल्व या अर्धचंद्राकार कपाट। यानी कि अशुद्ध रक्त जो दाएं निल्य में है, दाएं निल्य जब इस पिचकेगा, संकुचित होगा, उस समय सेमिलुनार वाल्व से होता हुआ रक्त जो है वो फफूसीय धमनी में प्रवेश करता है और फफूसीय धमनी जो है उसे पहुंचाती है फेफड़ों। फेफड़ों में ये क्या है, जब ये पहुंचाती है ना फेफड़ों में, तो दो भागों में डिवाइड हो जाती है ये भी। फिर आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। मैं धीरे धीरे दवाई दी आज था ना। फेफड़ों में ये रक्त जब पहुंचा, यहां पर हो जाएगा ये ऑक्सीजनित। अब फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त को बाएं आलिंद में लेकर के आती है फफूसीय शिरा। फफूसीय शिरा, शिराओं में है शुद्ध रक्त, लेकिन फफूसीय शिरा इसका अपवाद, जिसमें शुद्ध रक्त होता है, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में लेकर के आती है। बाएं आलिंद से जो रक्त है वो माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा, यानी इससे होता हुआ बाएं निल्य में प्रवेश करता है। बाएं निल्य में एक पाइप निकलती है जिसे बोलते हैं महाधमनी या आरोटा। महाधमनी के मुख पर भी एक वाल्व लगा होता है, इसे बोलते हैं एरोटा वाल्व। एरोटा ये लिख दूं मैं, ठीक है ना, है एरोटा वाल्व या एरोटिक वाल्व, ठीक है। बाएं निल्य के संकुचन के समय रक्त जो है वो एरोटिक वाल्व से होता हुआ महाधमनी में यानी एरोटा में प्रवेश करता है, फिर धमनियों में प्रवेश करता है, फिर केशिकाओं तक रक्त यानी कि अंगों तक शुद्ध रक्त पहुंच जाता है। फिर वहां पर केशिकाएं जो होती है वो अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करती है, और ये तब तक केशिकाएं पतली पतली रक्त नलिकाओं की संरचना है, ये तब तक इकट्ठा होती रहती है जब तक शिरा ना बन जाए। रक्त नलिकाएं, ये केशिकाएं इकट्ठा होकर के कन्वर्ट हो जाती है शिरा में। शिराएं अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके डालती है हृदय से नीचे वाले अंगों की शिराएं तो डालती है इंफीरियर वेना कावा में, हृदय से ऊपर वाले अंगों की शिराएं जो है वो डालती है सुपीरियर वेना कावा में। ये दोनों आपस में मिलकर के हृदय में गिरने से पहले बना देती है महाशिरा। बात करता हूं, ये रक्त परिसंचरण तंत्र है, ये दो बार चल रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। अब एक बात और सुन लीजिए, हृदय जो है, एक एक करके दोहरा जाना, दोबारा कल रक्त परिसंचरण तंत्र को दोबारा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये एक छवि बनाई है एक बार दिमाग में, ठीक है। स्थायी आकार, हृदय जो है, हृदय को रक्त का स्थायी आगार कहा जाता है। स्थायी आगार, आगार का मतलब होता है डिपो। इसको समझाने के लिए मैं उदाहरण देता हूं बस का। बस डिपो लिखा होता है पीछे, हनुमानगढ़ डिपो, गंगानगर डिपो और वो चीज, यानी कि रक्त जो है वो शरीर में चाहे कहीं भी घूम आए, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, लेकिन आना पड़ेगा। रक्त जो है वही बात बस के संबंध में होती है कि बस अपने रूट पे कहीं भी घूम आए, लेकिन एक रूट पूरा, एक चक्र पूरा होने के बाद में डिपो में तेल भरवाने के लिए आना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही अपने शरीर में जो रक्त है वो पूरे शरीर में परिसंचरण घूमता है, लेकिन एक चक्कर पूरा करते ही वो फिर पहुंचेगा किसमें, हृदय में। इसीलिए हृदय को बोला जाता है रक्त का स्थायी आगार या रक्त का डिपो है। यही पंप करेगा वापस, एक चक्कर पूरा होते ही हृदय में आएगा। ये समझ में आ गई बात। अब इसको थोड़ा सा इधर पीछे वाले को थोड़ा सा और देख लो, इसको देखिएगा। चार बजे नहीं है अभी तक, ठीक है। एक चीज आपने सुनी होगी, SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है। नहीं सुना? पेसमेकर नाम सुना होगा। हृदय जब संकुचित हो रहा है, हृदय का मतलब हृदय के निल्य वाले भाग जब संकुचित हो रहे हैं, उस समय क्या हो रहा है, रक्त पंप हो रहा है। और ये संकुचन पैदा करने के लिए विद्युतीय उत्तेजना की आवश्यकता होती है, करंट उपलब्ध करवाया जाता है। वो करंट उपलब्ध करवाया जाता है SA नोड। SA नोड के बारे में बोलते हैं कि ये हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, यानी कि धड़कना कब है, कितना धड़कना है, उसका नियंत्रण जो है वो SA नोड के द्वारा होता है।
इसको समझाने के लिए मैं उदाहरण दिया करता हूं कि बाइक का जो प्लग होता है ना, स्कूटी में को नहीं, बाइक का जो प्लग होता है ना, जब किक लगाते हैं तो उस प्लग के द्वारा करंट दिया जाता है इंजन को, जिससे वो इंजन स्टार्ट होता है। ये लाइटर का उदाहरण समझ लो आप, स्टोव गैस लाइटर चिंगारी देता है, ठीक वैसे ही ये चिंगारी दे रहा है हृदय को। और ये पाया जाता है आपका यहां पर, ये भाग कौन सा है, ऐसे नोड पाया जाता है दाएं आलिंद के ऊपर, जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। और ऐसे नोड के खराब हो जाने के बाद ऐसे नोड की जगह पे कृत्रिम ऐसे नोड लगाया जाता है, जिसे आप पेस मेकर कहते हैं। कृत्रिम होता है वो, गारंटी 5-7 साल की है, ज़्यादा को नहीं है, ठीक है। वहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी होते हैं कि आपको बिजली के पास नहीं जाना, चुंबकीय क्षेत्र में नहीं जाना, एक्सरे सीटी स्कैन उन जगह पे आपको नहीं जाना जिसके पेस मेकर लगा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ थोड़ा सा और देख लीजिए, वाल्व वाली बात पे अभी आया हूं मैं। स्टड की जिसकी बात करते हैं ना, स्टड या छल्ले, वो बात अलग है। वो क्या चीज है, जहां पर हृदय में रक्त आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे नोड मैंने बताया ना आपको, साइनो ऑरिकुलर नोड, यही तो बताया। ऐसे नोड का मतलब ये विद्युतीय उत्तेजना उपलब्ध करवाता है आपके हृदय को, जिससे कि आपका हृदय लगातार पंप कर रहा है, ठीक है। एक एवी नोड भी होता है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। पहले इसको देखिएगा, पहले इसको देखो आप, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर जो स्टड वाली बात अपने होता है ना, स्टड डल लिया, 3 छल्ला गलिया, 2 छल्ला गलिया, वो क्या चीज, हृदय में जहां पर रक्त आ रहा है और जहां से रक्त निकल रहा है, वो जो वाल्व लगे हुए ना, आपने वाल्व लगा है कहां, ये आलिंद में वाल्व, सेमिलुनार वाल्व किस भाग में है, सेमिलुनार वाल्व दाएं निल्य में, और आयोटिक वाल्व बाएं निल्य में। जरूर स्थान वो है, लेकिन आपसे पूछ ले कि सेमिलुनार वाल्व पाया कहां जाता है, तो फफूसीय धमनी के मुख पर। एरोटिक वाल्व पाया कहां जाता है, बाएं निल्य में जरूर है, लेकिन किसके मुख पे है, एरोटा महाधमनी के मुख पर, ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो रक्त गिरने वाला जो नलिका का जो भाग है, यानी कि इसको ये समझ लीजिए, आज को भाग है जो को हृदय में गिराने ला रहे रक्त, ये ऐसी पाइप इस हृदय में गिराएगी, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, ये वो चीज है जहां पर रक्त आकर के इसमें गिर रहा है। ये मुख जो है, यहां पर एक प्रकार से स्प्रिंग नुमा संरचना होती है, जैसे ये पिचक जाए, रक्त पीछे से सही आ रहा है या हृदय पंप सही कर रहा है, लेकिन ये मुख पिचक जाए तो ऐसी स्थिति में हृदय ठीक से काम नहीं कर पाता। इस समय यहां पर स्प्रिंग डाल दे, छल्ला मतलब स्प्रिंग, बहुत रुपया ले रहा है, ठीक है। स्टड डाल लिया, स्टड का मतलब होता है स्प्रिंग, वो क्या करते हैं, स्प्रिंग जो है वो इसमें डाल देते हैं, जिससे कि ये मुख जो है उसका सही रहे, पिचके ना, यहां डालते हैं वो स्टड, ठीक है। आज इतना ही, धन्यवाद। रुको भाई।